हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिटेल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर ऑफ बीएसएनएल जेईई एलआईसी 2023। इस क्वेश्चन पेपर में आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है पर्टिकुलरली, क्योंकि ये टेलीकॉम बीएसएनएल जेईई एलआईसी का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसका सोल्यूशन जो है आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ डिटेल सोल्यूशन, जिसमें आंसर कैसे आता है डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे लास्ट पेपर पे कि सर 23 का जो पेपर था उस टाइम पे एक्चुअली मैं बिजी था तो आपको पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाया था, तो सर आप पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये पेपर सोल्यूशन। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए हुए हैं, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन है इसलिए हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ेंगे और इंग्लिश में जो है आंसर करेंगे। हालांकि एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको पूरा हिंदी में दूंगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं 50 क्वेश्चन टेक्निकल है, 50 क्वेश्चन जो है वो डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस के हैं। तो हम फटाफट जो है वो दोनों की बात करेंगे, हम ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना जल्दी हम इस क्वेश्चन पेपर को कवर कर ले। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है इन द 3-phase स्टार कनेक्शन इफ द फेज वोल्टेज इज 240 वोल्ट देन द लाइन वोल्टेज इज। तो आपको पता है कि लाइन वोल्टेज जो होता है, स्टार कनेक्शन है, देखिए ये स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 ऑफ फेज वोल्टेज होता है। अब सर कैलकुलेटर तो है नहीं एग्जाम में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? देखिए ये बहुत ही मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा मैथमेटिकल प्रॉब्लम विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने के। √3 का मतलब होता है 1.71, ये आप सबको पता है। अब यहाँ पे फेज वोल्टेज आपको दिया है 240, मतलब आपको मल्टीप्लीकेशन करना है 1.71 इंटू 240 का। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये 1.5 से ज्यादा है और मल्टीप्लाई बाय 2 से कम होगा क्योंकि ये 1.71 अराउंड है। तो देखिए 240 मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो अराउंड 480 आएगा। उससे थोड़ा सा जो कम होगा वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं चाहिए कि चार ऑप्शन आपके पास है। देखिए यहाँ पे 400 से 480 के बीच में या तो 300 से 480 के बीच में कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो 240 और 480 के बीच में एक ही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर जो है अराउंड आप कैलकुलेट करोगे तो 415.69 वोल्ट ही आएगा और यही इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। इन प्रैक्टिकल ऐसी सर्किट इंपीडेंस इज द कंबाइन इफेक्ट ऑफ। आपको पता है ऐसे सर्किट जो होता है उसका इंपीडेंस Z जो होता है वो R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी होता है। तो ये एक्सएल माइनस एक्ससी जो है ये क्या है? एक्सएल मतलब इंडक्टेंस है, एक्ससी मतलब कैपेसिटेंस है और आर मतलब रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस सबका आपको कंबाइन इफेक्ट जो है वो ऐसी सर्किट्स पे मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है two resistor R1 and R2 with the resistance R1 is equal to 5 ohm and R2 is equal to 10 ohm respectively are connected in series. The voltage across R1 is 4 volt. What will be the value of the current through R2? तो देखिए यहाँ पे 4 वोल्ट आपको वोल्टेज दे दिया है, आपको पता है वो ओहम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है, V इज इक्वल टू IR। इनडायरेक्टली ओहम्स लॉ पूछ लिया है, डायरेक्टली ओहम्स लॉ नहीं पूछा तो इनडायरेक्टली ओहम्स लॉ पूछ लिया है। आपको पता है V इज इक्वल टू IR। V क्या होता है? 4 यहाँ पे दिया हुआ है, I जो है आपको फाइंड करना है, R क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4/5 करोगे तो वो आपका I होगा, ऊपर नीचे दोनों साइड मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8/10 हो जाएगा, मतलब 0.8 इज द आंसर। और यही करंट है ना, करंट तो सीरीज में सेम ही रहेगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी सेम ही करंट जाएगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू जो भी हो डजंट मैटर है, यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का वैल्यू जो भी होता उसका कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे करंट का जो वैल्यू है वो 0.8 एम्प्स मिलेगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द सर्किट पॉइंट ए इज, देखिए यहाँ पे ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे सर्किट ड्रॉ नहीं करके दिया हुआ है, सर्किट आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है इन द सर्किट पॉइंट ए इज। देखिए यहाँ पे मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट ए ड्रॉ करता हूँ। जब भी ऐसा लिखा हुआ हो ना सर्किट को ड्रॉ कर लो, बहुत ही इजी गिरेगा आपको। पॉइंट ए इज 53.5 वोल्ट, 53.5 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। एंड पॉइंट बी इज, यहाँ पे पॉइंट बी ड्रॉ कर लो जो है 49.5 वोल्ट, 49.5 वोल्ट दिया हुआ है।
इफ पॉइंट ए एंड बी आर कनेक्टेड विद द वायर ऑफ लूप रेजिस्टेंस 0.1 ओम, मतलब यहां मैंने कनेक्ट कर दिया एक वायर से जिसका रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, देन द करंट इन द वायर इज, करंट क्या होगा, आई क्या होगा, फाइंड करना है। देखिए इसका मतलब क्या है, ये मतलब वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, वी ए बी क्या होगा, जो क्या होगा वी ए माइनस वी बी, मतलब 43.5 माइनस 49.5 करोगे तो क्या मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा। अब आपको होम्स लॉ अप्लाई करना है अगेन सेम जैसे ऊपर किया, V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू वी बाई आर, 4 डिवाइड बाई 0.1, तो ये 0 मतलब 1/10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 40 एम्पियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन AC सर्किट द डिजायर आइडियल वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर इज, AC सर्किट की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस पे पावर फैक्टर दैट इज cos फाई क्या होता है, 1 होता है। डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर, जो भी डिजायर्ड वैल्यू सर्किट में है वो आपको रेजोनेंस पे मिलती है, तो रेजोनेंस पे जो वैल्यू है सीरीज रेजोनेंस है, पहले रेजोनेंस की बात करो, दोनों में पावर फैक्टर यूनिटी ही मिलता है। इस क्वेश्चन इससे पहले भी एक बार पूछा हुआ है, तो ये पीटा हुआ क्वेश्चन आप कह सकते हो, एक आपके एग्जाम में बहुत पूछते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which of the following is the measure to improve the power factor in exchange? एक्सचेंज में आपका पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो। देखिए ये जब मैं आपको पढ़ाता हूं तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए आप कैपेसिटेंस को ऐड कर सकते हो। हाँ, इसीलिए आपके फैन में कैपेसिटर होता है जिससे पावर फैक्टर इंप्रूव होता है, जिससे आपकी फैन की स्पीड जो है वो डिफाइन होती है। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैपेसिटेंस, एडिंग कैपेसिटेंस टू द एग्जिस्टिंग लोड, क्योंकि पावर फैक्टर मेनली विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, इसीलिए कैपेसिटेंस को ऐड करना बहुत ही जरूरी है, जितना कैपेसिटेंस ऐड करोगे उतना पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। और यही रीजन है, मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं कि आपके फैन में कैपेसिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। एयर कंडीशनिंग क्या है, हाँ एयर कंडीशनिंग मतलब सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल करना नहीं, डस्ट भी कंट्रोल करना, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करना। आपने देखा है ना, एसी एयर कंडीशन मतलब एसी, एसी क्या क्या करता है, उसमें ऑप्शंस आते हैं कि नहीं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करे, टेम्परेचर कंट्रोल करे। अगर आपको दो पता है तो भी आपको आंसर पता चल जाएगा। आप एयर कंडीशनिंग जब भी आप एसी यूज करते हो तो विंडोज बंद रखते हो। हाँ, मतलब डस्ट जो है, डस्ट इन जो है एयर का वो भी कंट्रोल होगा, तो एयर कंडीशनिंग ये तीनों प्रोसेस करेगा। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। सर ये कहाँ से पूछ लिया, काफी लोग ने मुझे बोल रहा था कि सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, आपके सिलेबस में एक पॉइंट लिखा हुआ है रेफ्रिजरेशन का, वहां से इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी वहीं पे है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर शुड हैव, रेफ्रिजरेंट जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होना चाहिए। हाँ, जितना लो बॉइलिंग पॉइंट उतना अच्छा रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, इसकी बात मैंने पहले के पेपर सॉल्यूशंस में की हुई है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द फेराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या होता है, दो कोइल्स होती है, इस कोइल में जो इंडक्शन जनरेट होता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसके इफेक्ट की वजह से दूसरी फील्ड में मतलब दूसरी जो कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उसकी वजह से आपको वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हाई से लो ट्रांसफॉर्म हुआ तो स्टेप डाउन, लो से हाई हुआ तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के रिलेटेड पूछा हुआ है। In single phase transformer, if the primary voltage is 11 kV and the secondary voltage is 230 volt, then the transformer is blank transformer। देखिए 11 से क्या हुआ, 230 हुआ, मतलब इनपुट में 11 kV था और kV मतलब बहुत, मतलब 11,000, हाँ मतलब बड़ा, उससे 230 हुआ, मतलब कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कम हुआ सर। तो आंसर क्या आएगा, स्टेप डाउन। ये आपका ओवरऑल वोल्टेज जो है वो क्या हुआ, डाउन हुआ। ट्रांसफार्मर में एक चीज को याद रखना है आपको, पावर जो है ऑलवेज सेम रहता है। हाँ, वोल्टेज कम हुआ तो करंट बढ़ जाएगा, करंट कम हुआ तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली P इज इक्वल टू V है, जो पावर का कैलकुलेशन होता है वो ऑलवेज ट्रांसफार्मर में सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ डायोड ऑफर्स, डायोड आपको पता है फॉरवर्ड बायस अगर करोगे तो लो रेजिस्टेंस देगा और रिवर्स बायस करोगे तो हाई रेजिस्टेंस देगा। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन जो लिखे हुए हैं दोनों सही है, और इसीलिए एक ऑप्शन भी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द एमिटर इज डॉप्ड विद द ब्लैंक टाइप इंप्योरिटी। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो आपका होता है वो जनरली आपको पता है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से जो है वो डॉप किया जाता है। मैं आपको जो पढ़ाता हूँ तो रिपीटेडली बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, आपका
पेंटावलेंट इम्प्यूरिटी जो है NPN, हाँ मतलब उसमें मेजॉरिटी कैरियर जो है N है, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए। तो इसीलिए आपको पता है सिलिकॉन के एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। मतलब पेंटावलेंट इम्प्यूरिटीज जो होगी, देखो ट्राइवलेंट इम्प्यूरिटी, पेंटावलेंट इम्प्यूरिटी, ठीक है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारी पेंटावलेंट इम्प्यूरिटी है। इस आपको नेक्स्ट एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाँ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेंटावलेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइवलेंट। बाकी मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था, हाँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये जो है ये ट्राइवलेंट इम्प्यूरिटी है। और फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये क्या है, पेंटावलेंट इम्प्यूरिटी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेक्टिफायर दैट प्रोड्यूस आउटपुट ड्यूरिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट इज कॉल्ड। तो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइकिल में आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। मतलब आपको ये देखो, ये आपका एसी वेव है, उसको आपको ऐसा करके दे रहा है, मतलब ये कौन सा वेव है, ये फुल वेव है। पॉजिटिव में भी आउटपुट देगा, नेगेटिव में भी आउटपुट देगा। फुल वेव में हम दो पढ़े थे, एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है और आपका एक जो है ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर होता है, ठीक है। तो ये दोनों की हमने बात की थी, 4 डायोड बैक टू बैक लगा दो तो ब्रिज रेक्टिफायर हो जाएगा, अदरवाइज 2 डायोड से ट्रांसफॉर्मर लगा के भी फुल वेव रेक्टिफायर जो है बना सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइस अगेंस्ट द हाई वोल्टेज कंडीशन अक्रॉस द डिवाइस। देखिए, आपको हाई वोल्टेज के प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको एक ऐसा डिवाइस लगाना है जो आपको कांस्टेंट वोल्टेज दे। कांस्टेंट वोल्टेज कौन देगा सर, जेनर डायोड देगा। इसलिए तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए तो जेनर डायोड का यूज करते हैं, ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जेनर डायोड का यूज करता है। लेकिन जेनर डायोड जो है उसको आप फॉरवर्ड बायस में लगाओगे तो ऐसे नॉर्मल डायोड वर्क करेगा। जेनर डायोड को आपको रिवर्स बायस में लगाना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। In an electronic circuit, if the output is found to be more in voltage or in power, then the circuit is called। मतलब आपका आउटपुट इनपुट से ज्यादा मिला, मतलब वो क्या हुआ, एम्पलीफाई हुआ। हाँ, आपका वोल्टेज भी एम्पलीफाई हुआ, पावर भी एम्पलीफाई हुआ, इसलिए तो जो आप लाउड स्पीकर में सुनते हो दैट इज नथिंग कॉल्ड एज एम्पलीफायर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाउ मेनी स्टेबल स्टेट इन द ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। देखिए यहाँ पे मल्टीवाइब्रेटर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत टाइम बाद पहली बार पूछा है। कितने स्टेबल स्टेट होते हैं स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में, ऐसा पूछा हुआ है। तो देखिए ए स्टेबल मतलब कोई स्टेबल स्टेट नहीं है, बाय स्टेबल मतलब 2 स्टेबल स्टेट है, मोनोस्टेबल मतलब एक स्टेबल स्टेट है। हाँ, 1 स्टेबल स्टेट उसको कहते हैं मोनोस्टेबल, 2 स्टेबल स्टेट मतलब को होता है बाय स्टेबल, नो स्टेबल स्टेट मतलब ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, एक भी स्टेबल स्टेट नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A reduction of 50% of power corresponds to reduction of 50% of power correspond to 3 dB loss। हाँ, ये आपका जो बैंडविड्थ होता है 3 dB बैंडविड्थ, उसका भी कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाई पास फिल्टर इन अ सर्किट विच, मतलब हाई पास फिल्टर क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था, हाई पास फिल्टर मतलब लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने देगा, लो फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा। दिस इज कॉल्ड एज हाई पास फिल्टर, HPF। मतलब लो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेगा वो, हाई एटेन्यूएशन, और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए लो एटेन्यूएशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन डीबीएम, डीबीएम एम का मतलब होता है 1 मिली वोल्ट, यही आपको पूछा हुआ है। हाँ, डीबीएम रेफरेंस वोल्टेज क्या होता है, 1 मिली वोल्ट होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। An unwanted signal in a communication circuit caused by transfer of energy from the another circuit। देखिए, अनवांटेड सिग्नल को आप नॉइस कह सकते हो, तो नॉइस भी सही है। यहाँ पे क्रॉस टॉक आंसर दिया हुआ है, ये भी सही है। अब नॉइस जो है वो थर्मल नॉइस भी हो सकता है, वो फोस्फोमेट्रिक नॉइस भी हो सकता है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे आंसर सही है, आप कह सकते हो। सो एक्चुअली जो है यहाँ पे ये मार्क जो है ये सबको दे दिया गया था, इस क्वेश्चन को गलत ठहरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ वेरिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर वेव, इसे क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। हाँ, एम्पलीट्यूड अगर हुआ वेरी तो उसको AM कहेंगे, फ्रीक्वेंसी वेरी हुआ तो FM कहेंगे, और फेज वेरी हुआ तो उसे फेज मॉड्यूलेशन कहेंगे, PM कहेंगे।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पूछा हुआ है, which layer of OSI model is responsible for providing a user interface and a user service such as email and the file transfer। देखिए यूजर इंटरफेस OSI मॉडल में जो आपका 7 लेयर का OSI मॉडल होता है, उसमें यूजर इंटरफेस जो होता है वो एक ही लेयर पे होता है, और वो है सबसे पहला लेयर आपका जो है आपका एप्लीकेशन लेयर। आपको तो एप्लीकेशन ही पता है, उसके अंदर क्या हो रहा है वो नहीं पता है। हाँ, सो यूजर इंटरफेस सिर्फ एक ही लेयर पे होता है, एप्लीकेशन लेयर। ईमेल के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए, एफटीपी ईमेल के लिए एसएनएमपी प्रोटोकॉल जो है इसका यूज किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the lower sideband if carrier of frequency C is modulated by सिग्नल M। देखिए अब देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा CM करके पूछ ले, इसलिए काफी लोग कंफ्यूज हो गए। देखिए ये जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम W ले लें, ये आपका मैसेज सिग्नल है और कैरियर फ्रीक्वेंसी FC है, तो लोअर साइड बैंड क्या होगा FC माइनस ओमेगा, और अपर साइड बैंड क्या होगा FC प्लस ओमेगा। तो यही तो पूछा हुआ है, FC की जगह पे यहाँ पे C लिखा हुआ है और ओमेगा की जगह पे M लिखा हुआ है, तो C माइनस ओमेगा जो है ये आपका लोअर साइड बैंड होगा, LSB। यही तो पूछा हुआ है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज यूज्ड इन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है, एनालॉग टीवी पिक्चर ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है, आपका जो फेसिमाइल प्रसारण है मतलब फेसिमाइल ट्रांसमिशन है उसमें भी यूज होता है। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो एनालॉग टीवी पिक्चर ब्रॉडकास्टिंग में मतलब वीडियो जो है उसको दिखाने के लिए हम VSB का यूज करते हैं, वेस्टिजियल साइड बैंड, और ऑडियो के लिए हम SSB का यूज करते हैं या तो आपका AM का यूज करते हैं। VSB जो है ये भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही टाइप है। हाँ, काफी लोग मुझे बोल रहे थे कि सर इस क्वेश्चन गलत नहीं है, नहीं इस क्वेश्चन गलत नहीं है। VSB जो होता है वो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही टाइप है। तो इस क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसमें कोई भी गलती जो है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, in phase modulation the blank of the carrier wave is varied according to the signal wave। in the phase modulation क्या वेरी होगा, फेज मॉड्यूलेशन है तो फेज वेरी होगा। अभी ऊपर आया इस क्वेश्चन, देखिए एक ही क्वेश्चन दूसरी बार पूछा। हाँ, ऊपर एक ही क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछा था, अगर उसका आंसर आपको सही पता है तो इसका भी आंसर आपको आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक टू प्रोवाइड नंबर ऑफ सर्किट यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन लिंक इज कॉल्ड एज। ठीक है, एक ही ट्रांसमिशन लिंक का यूज करके आप अगर मल्टीपल नंबर ऑफ मतलब आप सिग्नल्स को भेज सकते हो, ठीक है, कई सर्किट आप अगर दे सकते हो तो उसको आप क्या कह सकते हो, मल्टीप्लेक्सिंग, जो हम यूज करते हैं बीएसएनएल में बहुत ज्यादा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द सैम्पलिंग थियरम। देखिए सैम्पलिंग थियरम को आपके एग्जाम में और ओहम्स लॉ, ये दो चीजें ऐसी है कि आपके एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। सैम्पलिंग थियरम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग एफ मस्ट बी ब्लैंक द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपोनेंट सिग्नल। एफएस और एफएच के बारे में बात किया हुआ है तो आपको पता है हम एफएम लिखते हैं, काफी बार इसको एफएस लिखते हैं, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ट्वाइस एफएम होना चाहिए, या ट्वाइस यहाँ पे जो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या होना चाहिए, ट्वाइस एफएच होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस एफएच होना चाहिए। तो ये आप गिन लो, तो इक्वल टू ट्वाइस एफएच और ग्रेटर देन ट्वाइस एफएच मतलब दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है बढ़िया करके दिए है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, which term describe an integrated circuit that contains both analog and digital circuitry on the same chip। integrated circuit मतलब single integrated circuit, logic circuit, bipolar circuit। एक्चुअली integrated circuit की यहाँ पे बात की हुई है, लेकिन यहाँ पे भी ये मोनोलॉजिक सर्किट भी आप कह सकते हो, बायपोलर सर्किट भी इंटीग्रेटेड सर्किट हो सकती है, इंटीग्रेटेड मिक्स सिग्नल सर्किट भी होती है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये भी गलत ठहरा दिया गया था और इसका मार्क जो है वो सबको दे दिया गया था। जहाँ पे ऐसे एम्बिग्यूटी वाले क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे मार्क्स जो है वो सबको दे दिया जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे हैं जिसके मार्क्स सबको दे दिए गए, एक पहले बताया, दूसरा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज 8 किलोहर्ट्ज एंड एवरी सैंपल इज एनकोडेड टू 8 बिट, देन व्हाट इज द आउटपुट बीट रेट ऑफ पीसीएम। देखिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफएस जो है वो 8 किलोहर्ट्ज है और एन जो है एनकोडिंग दैट इज
8 है। तो अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आरबी जो आपका बैंडविड्थ होता है, आरबी वो क्या होता है, एनएफएस। पीसीएम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एन क्या है यहाँ पे आपको दिया हुआ है 8 इंटू 8 मतलब 64 kbps का स्पीड होगा। आरबी दैट इज द बीट रेट, दैट इज 64 kbps। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Next question. In blank technique, multiple channels are transmitted during in respective time slot. देखिए कौन सा ऐसा सर्किट है जहां पे एक ही टाइम स्लॉट में बहुत सारे सर्किट आप भेज सकते हो। सो ऑप्शन सी TDM इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ट्रांसमिशन लाइन द ब्लैंक द इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस ब्लैंक मतलब इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन में कैसे होता है, ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरी लाइन पे। हाँ, आपको ट्रांसमिशन लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड इंडक्टेंस L बाय मीटर मतलब L बाय M मतलब कह सकते हो हेनरी पर मीटर। हाँ, आप कह सकते हो फैराडे पर मीटर, ओहम पर मीटर। डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इसलिए यूनिट ऐसे होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ अ लाइन इज, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द लाइन जो है वो इनपुट इंपीडेंस ऑफ द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन होता है। ठीक है, आपका इनपुट इंपीडेंस ले लो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन का, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन जो है कैनेडी से उठाया हुआ है। इस क्वेश्चन JTOLS से भी बहुत बार पूछा हुआ है। पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको बैलेंस लाइन कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज द मिसमैच इन इंपीडेंस बिटवीन द कंपोनेंट। अगर मिसमैच है तो क्या होगा, कंपोनेंट में रिफ्लेक्शन होगा, सिग्नल वापस आएगा और लॉस होगा। ठीक है, अगर परफेक्टली मैच कंपोनेंट है तो आपका पूरा पावर ट्रांसफर होगा। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी है और ट्रांसमिशन लाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिससे आपको स्टैंडिंग वेव पैटर्न मिलता है और VSWR और CSWR का कॉन्सेप्ट आता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। इंपीडेंस मैचिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज डन फॉर। इंपीडेंस मैचिंग हम क्यों करते हैं, इंपीडेंस मैचिंग जो है वो एक डिफाइनाइट बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए किया जाता है। ठीक है, इंपीडेंस मैचिंग एक फ्रीक्वेंसी के लिए ही, एक मतलब एक बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए ही किया जाता है जिससे हमारा सिग्नल वापस ना आए और लॉस कर ना हो। इंपीडेंस मैचिंग करना जरूरी है। अगर इंपीडेंस मिसमैच रहा, जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा, लॉस अगर होगा सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। सिग्नल मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोड है तो यहाँ पे सिग्नल जाएगा तो ये टकरा के वापस आएगा। ठीक है, इसीलिए ये इंपीडेंस मैचिंग करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिए कोएक्सियल केबल ये भी ट्रांसमिशन लाइन है, वेवगाइड भी ट्रांसमिशन लाइन है, जो कि ट्रंक लाइन होते हैं वो भी ट्रांसमिशन लाइन है। ये सारे एग्जांपल है ट्रांसमिशन लाइन के ही। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। और एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, जब भी ऑल ऑफ दिस आंसर दिया हुआ हो, आपने भी देखा हुआ है। हाँ, इस क्वेश्चन पेपर में देखिए 36 में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें ऑल ऑफ दिस या बोथ B एंड C या बोथ A एंड B जो आंसर था वो सही आंसर था। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन दिए हुए हो, आपको अगर परफेक्टली नहीं आता है तो आप रिस्क ले सकते हो। BSNL में 99% ये आंसर सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 3CE इज। देखिए 3 का आपको हेक्साडेसिमल करना है, मतलब 4 डिजिट में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखोगे, 0011। C को कैसे लिखोगे आप, 1100। C मतलब ABC मतलब C मतलब 12। हाँ, 12 मतलब 1100। E मतलब ABCDE मतलब 1110। ठीक है, तो ये सारे नंबर आप मिला दो, मतलब 0011 ये हो गया 3, 1100 ये हो गया C, और उसके बाद 1110 ये हो गया आपका E। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। सो देखिए आगे 00 नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 111100 तो देखिए आप मैच कीजिए इस आंसर के साथ, तो ये ए ऑप्शन जो है यही करेक्ट है। और ई मतलब क्या होगा, 14 होगा। एफ मतलब 15। आपको पता है 0 से 9 और फिर हेक्साडेसिमल में 0 से 9 के बाद जो है वो 10 मतलब ए होता है, 11 मतलब बी होता है, 12 मतलब सी होता है। हाँ, ये जो हमने लिखा 13 मतलब डी होगा, 14 मतलब ई और 15 मतलब एफ। हाँ, 0 to 15 नंबर जो है हेक्साडेसिमल में आप लिखते हो। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बाइट क्या होता है, 8 बिट का होता है।
नेक्स्ट ब्लैंक एंश्योर्स दैट ऑल द पीस अराइव करेक्टली एट द अदर एंड। वो क्या कौन सा लेयर है? तो देखिए आपके पास जो है OSI मॉडल जो है उसमें मैंने आपको पढ़ाता हूं तब भी बताता हूं कि ऊपर के 3 लेयर जो है सॉफ्टवेयर लेयर, नीचे के 3 लेयर हार्डवेयर लेयर और बीच में लेयर है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर जो एंड टू एंड प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये OSI मॉडल का हार्ट है। हाँ मतलब OSI मॉडल में ऊपर के लोग सही काम फंक्शन कर रहे कि नहीं कर रहे, नीचे के लोग सही फंक्शन कर रहे कि नहीं कर रहे, ये पूरा ट्रांसपोर्ट लेयर जो है यही देखता है। ये एंड टू एंड डिलीवरी मतलब हुआ कि नहीं हुआ, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी हुआ कि नहीं हुआ, पीसीस करेक्टली पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, इसके लिए कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होगा? इसके लिए आपका ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिजिट इन ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल मतलब 8, आपको पता है बाइनरी मतलब 2, हाँ ऑक्टल मतलब 8, हेक्साडेसिमल मतलब अभी हमने देखा 16 और डेसिमल मतलब 10। What are the language used in the computer? देखिए कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सारे लैंग्वेज यूज होते हैं। वंस अगेन ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। विच इज नॉट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर? प्रोसेसर, हार्ड डिस्क। देखिए प्रोसेसर स्पीड स्पेसिफिकेशन होता है कंप्यूटर का, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितने जीबी का है, टीबी का, अब तो टीबी के आते हैं हार्ड डिस्क, हाँ ये भी स्पेसिफिकेशन है। रैम का साइज, हाँ अभी तो आपको पता है 12 GB रैम, 16 GB रैम, ऐसे लैपटॉप कंप्यूटर आने लगे। पहले जो आप यूज़ करते हैं 2 GB रैम वाला यूज़ करते हो, 4 GB 1 GB रैम वाला यूज़ करते हो। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये तो आपको जो डालना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो आप डाल सकते हो। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटेगरी ऑफ द कंप्यूटर यूज मोस्टली फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज। देखिए मेन स्ट्रीम मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर का भी यूज होता है, मोस्टली जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए आप मेन फ्रेम कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये भी गलत ठहरा दिया गया और इसका मार्क जो है ये सबको एग्जाम में दे दिया गया था। Next question, the software which manages the resources of the computer and act as the interface between hardware and user is। हाँ ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर मैनेज करेगा और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूजर के बीच में इंटरफेस काम करेगा, वो क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम OS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है रीड ओनली मेमोरी वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या है सर? वोलेटाइल का मतलब पावर सप्लाई निकालोगे तो मेमोरी जो है वो क्या हो जाएगी? इरेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग OS ऑफर्ड CLI हाँ टू दिस ऑपरेशन? आपको पता है डॉस जो है वो CLI मतलब कमांड लाइन इंटीग्रेशन, मतलब आप जो भी इंग्लिश में लिखोगे कमांड उससे आप इंटीग्रेशन जो है वो कर सकते हो। हाँ सो दैट इज अ डॉस, सबसे पहले इसी ने प्रोवाइड किया। देन फोल्डर कैन होल्ड, फोल्डर में क्या क्या रख सकते हो आप? इतना सिंपल क्वेश्चन, जितने भी नंबर ऑफ फाइल्स रखो, सब फोल्डर रखो, ये कुछ भी आप फोल्डर में रख सकते हो। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। पैसिव मेमोरी नीड्स अ पावर सोर्स, नहीं पैसिव मेमोरी को पावर सोर्स नहीं चाहिए। एक्टिव मेमोरी को पावर सोर्स चाहिए, एक्टिव मेमोरी डू नॉट नीड एनी पावर सोर्स, ये भी गलत है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंटली, ये सही है। तो फॉल्स फॉल्स ट्रू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the number next to 1FFF in the hexadecimal? देखिए 1FFF के बाद का नंबर कौन सा होगा? 1F के बाद का नंबर 2000 होगा। ये हेक्साडेसिमल में नंबर सिस्टम है, मतलब FFF के बाद F के बाद 0 आता है तो आगे 1 कैरी हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है? +1 करना है। आप लिखना है तो बाइनरी बेस नंबर को लिख के +1 कर सकते हो, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, आपको पता है रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो ये था टेक्निकल पार्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। डिपार्टमेंट प्रैक्टिस का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।